दिल्ली का वो खूनी दिन, नादिर शाह का कहर और मुगल साम्राज्य का पतन। 22 मार्च 1739 की सुबह दिल्ली की गलियों में हवा में दहशत और मौत की बू घुली हुई थी। ये सिर्फ एक आम दिन नहीं था, बल्कि एक ऐसा दिन था जिसने हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। सड़कों पर खून की नदियां बह रही थीं, घरों से चीखें गूंज रही थीं और इतिहास एक ऐसे क्रूर अध्याय को लिख रहा था जिसे आज भी याद कर रूह कांप जाती है। 22 मार्च 1739 का वो नरसंहार क्यों हुआ? एक विदेशी शासक नादिर शाह दिल्ली पर क्यों चढ़ाया? उसने भारत के खजानों को क्यों लूटा? और सबसे बढ़कर क्या था वो कारण जिसने इस विशाल मुगल साम्राज्य को इतना कमजोर बना दिया था कि एक विदेशी आक्रमणकारी के सामने वो रेत के महल की तरह ढह गया? इन सवालों का जवाब सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक युग के अंत और एक नए भयावह दौर की शुरुआत की कहानी है। कहानी शुरू होती है मुगल दरबार की दीवारों के भीतर से, जहां विलासिता और अकर्मण्यता का बोलबाला था। बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, अपने नाम के अनुरूप ही रंगीन मिजाज और मौज मस्ती में डूबे रहते थे। इतिहासकार सतीश चंद्र अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया में लिखते हैं कि 18वीं सदी के शुरुआती दशकों में मुगल दरबार गुटबाजी, साजिशों और आपसी वैमनस्य का अड्डा बन चुका था। सम्राट की पकड़ कमजोर थी और वजीर, मीर बख्शी और सूबेदार अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं में लगे हुए थे। देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और प्रशासन की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। मोहम्मद शाह का दरबार संगीत, नृत्य और कविता की महफिलों में खोया हुआ था, जबकि देश की सीमाएं असुरक्षित थीं। किसान विद्रोह कर रहे थे और मराठे, जाट और सिख जैसी ताकतें अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। मुगल साम्राज्य एक विशाल, खोखले वृक्ष की तरह खड़ा था, जिसकी जड़ें गल चुकी थी। ऐसे में पूरब में एक नया सितारा उभर रहा था, नादिर कुली बेग, जिसे दुनिया बाद में नादिर शाह के नाम से जानती थी। उसका जन्म एक तुर्किक जनजाति अफशार के गरीब परिवार में हुआ था। उसका बचपन अभावों और संघर्षों में बीता, जिसने उसे एक कठोर और बेरहम योद्धा बना दिया। युवावस्था में उसने एक अफगान सरदार के यहाँ काम करना शुरू किया और अपनी बहादुरी और चालाकी से जल्द ही उसने अपनी पहचान बना ली। फारस, वर्तमान ईरान, उस समय अफगान आक्रमणकारियों के कब्जे में था और शाह हुसैन सफावी एक कमजोर शासक थे। नादिर ने इन अफगानों को फारस से खदेड़ने का बीड़ा उठाया। उसकी सैन्य प्रतिभा अद्भुत थी। उसने धीरे धीरे एक बड़ी सेना खड़ी की और अफगानों को पूरी तरह से फारस से बाहर निकाल दिया। इस विजय के बाद उसने शाह को गद्दी से हटाकर खुद को 1736 में फारस का नया शासक घोषित किया। इतिहासकार माइकल एक्सवर्दी अपनी किताब द स्वॉर्ड ऑफ पर्शिया, नादिर शाह फ्रॉम ट्राइबल वॉरियर टू कॉन्करिंग टायरेंट में नादिर शाह को एक विजेता लेकिन क्रूर निरंकुश के रूप में वर्णित करते हैं। फारस का सुल्तान बनने के बाद उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को और भी बड़ा किया। वो सिर्फ फारस का शासक नहीं रहना चाहता था, बल्कि एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करना चाहता था। नादिर शाह की भारत पर चढ़ाई का मुख्य कारण उसकी आर्थिक जरूरतें और मुगल दरबार की कमजोरी थी। एक विशाल सेना को बनाए रखने और अपने अभियानों को जारी रखने के लिए उसे भारी मात्रा में धन की आवश्यकता थी। उसने पहले उज़्बेकिस्तान और बुखारा पर हमला किया और उन्हें लूटा, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी। उसी समय उसे भारत के अतुलनीय धन और मुगल साम्राज्य की कमजोरी के बारे में पता चला। मुगल साम्राज्य की कमजोरी का एक और प्रमाण तब मिला जब नादिर ने फरमान भेजा कि अफगान विद्रोही, जो फारस से भागकर भारत में शरण लिए हुए थे, उन्हें भारत से बाहर निकाला जाए। मुगल शासक ने वादा किया, लेकिन कुछ नहीं किया। जब नादिर के दूतों को वापस भेज दिया गया तो नादिर शाह ने इसे अपने सम्मान पर एक अपमान के रूप में लिया। ये घटना, जैसा कि इतिहासकार एच. ओकले अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बताते हैं, नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का तात्कालिक कारण बनी। फरवरी 1739 में नादिर शाह की सेना ने हिंदुस्तान की सीमा पार की और एक बार फिर मुगल साम्राज्य की खोखली सुरक्षा का पर्दाफाश हो गया। 13 फरवरी 1739 को दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर करनाल के मैदान में नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की सेनाओं का आमना सामना हुआ। मुगलों की विशाल सेना थी, लेकिन उसमें एकता और अनुशासन का अभाव था। सेनापति आपस में झगड़ रहे थे और कोई भी निर्णायक कदम उठाने को तैयार नहीं था। दूसरी ओर नादिर शाह की सेना छोटी लेकिन बेहद अनुशासित और अनुभवी थी। करनाल की लड़ाई कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। नादिर शाह ने अपनी कुशल रणनीति से मुगलों को बुरी तरह हराया। खाने दौरान मुगल सेना के मुख्य सेनापति मारे गए और सम्राट मोहम्मद शाह को नादिर शाह के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। यह एक ऐसी हार थी जिसने पूरे मुगल साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी। करनाल की जीत ने नादिर शाह के लिए दिल्ली का रास्ता पूरी तरह से खोल दिया। जीत के बाद नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को अपने साथ दिल्ली चलने के लिए कहा। 20 मार्च 1739 को नादिर शाह अपनी विजयी सेना के साथ दिल्ली में दाखिल हुआ। उसने लाल किले पर कब्जा किया और एक विजेता की तरह वहां बैठा। शुरू में उसने शांति बनाए रखने का वादा किया,
लेकिन 22 मार्च 1739 को दिल्ली के लोगों ने जो देखा वह किसी भी तरह की शांति से परे था। उस दिन एक अफवाह फैली कि नादिर शाह की मौत हो गई है। यह अफवाह तेजी से फैली और दिल्ली के लोगों ने, जिन्हें शायद मुगल शासकों की अकर्मण्यता से गुस्सा था, नादिर शाह के कुछ सैनिकों पर हमला कर दिया। इतिहासकार रिचर्ड ईटन अपनी पुस्तक अ सोशल हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन 1361 8 इंडियन लाइव्स में लिखते हैं कि दिल्ली के कुछ लोगों ने ईरानी सैनिकों को मारा, जिसने नादिर शाह को क्रोधित कर दिया। जब नादिर शाह को इस घटना की खबर मिली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो लाल किले के रोशन उद दौला मस्जिद में गया और अपनी तलवार निकाली। यह नरसंहार का संकेत था। नादिर शाह के सैनिकों को शहर में नरसंहार करने की खुली छूट दे दी गई। अगले कुछ घंटों में दिल्ली की गलियां लाशों से पट गईं। कत्लेआम इतना भीषण था कि कहा जाता है कि 20,000 से 30,000 लोग मारे गए। घरों को जला दिया गया, महिलाओं को लूटा गया और बच्चों को मार डाला गया। ये कत्लेआम तब रुका जब मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के सामने घुटने टेककर दया की भीख मांगी। नादिर शाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और अपने सैनिकों को कत्लेआम रोकने का आदेश दिया। नरसंहार के बाद शुरू हुआ दिल्ली को लूटने का भयावह दौर। यह इतिहास की सबसे बड़ी लूटों में से एक थी। नादिर शाह ने दिल्ली के खजाने, शाही भंडार और अमीर नागरिकों के घरों को लूट लिया। उसने मोहम्मद शाह को अपना विशाल खजाना, जिसमें 70 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के हीरे, जवाहरात, सोना और चांदी शामिल थे, सौंपने के लिए मजबूर किया। इस खजाने में सबसे कीमती वस्तुएं थीं कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, तख्त-ए-ताउज़। मयूर सिंहासन मुगल सम्राटों का गौरव था, जिस पर बैठने वाले शासक को दुनिया का सबसे धनी शासक माना जाता था। नादिर शाह ने इन दोनों को फारस ले जाने के लिए मजबूर किया। कोहिनूर हीरा आज भी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हीरों में से एक है। ये लूट इतनी भीषण थी कि मुगल साम्राज्य कभी भी उससे उबर नहीं पाया। इतिहासकार विलियम डैलरिम्पल अपनी पुस्तक द लास्ट मुगल, द फॉल ऑफ अ डायनेस्टी, दिल्ली 1857 में लिखते हैं कि इस लूट ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ को पूरी तरह से तोड़ दिया। लगभग 2 महीने तक दिल्ली को लूटने के बाद नादिर शाह ने मई 1739 में भारत छोड़ दिया। जाने से पहले उसने सिंधु नदी के पश्चिम के सभी मुगल क्षेत्रों, जिनमें वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा शामिल था, को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस हार के बाद मुगल साम्राज्य का पतन निश्चित हो गया। नादिर शाह के आक्रमण ने यह साबित कर दिया कि मुगल साम्राज्य अब सिर्फ नाम का ही रह गया था। उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इस घटना के बाद क्षेत्रीय शक्तियों जैसे मराठों, सिखों और अवध के नवाबों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया। नादिर शाह का दिल्ली पर हमला सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि एक युग का अंत था। यह उस विशाल और गौरवशाली मुगल साम्राज्य के पतन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत था, जिसने कभी लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया था। यह हमला मुगल सम्राटों की अकर्मण्यता, कुशासन और आंतरिक कलह का परिणाम था। ये दिल्ली के लिए एक काला दिन था, लेकिन ये भविष्य के लिए एक चेतावनी भी थी कि जब कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा और शासन की उपेक्षा करता है तो उसे बाहरी शक्तियों के आक्रमण का सामना करना पड़ता है। नादिर शाह चला गया, लेकिन उसकी क्रूरता की यादें और उसके द्वारा लूटे गए खजाने की कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है, जो हमें उस खूनी दिन की भयावहता की याद दिलाती है।